नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है इलेक्शंस आर द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी सुचारू रूप से नहीं चलती है, चल ही नहीं सकती है। और उसके लिए वी हैव अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ कमिश्नर्स होते हैं, कुछ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। दोस्तों अभी लगातार न्यूज में एक खबर आ रही है कि जो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, इनके अगेंस्ट एक रिमूवल मोशन अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर आए हैं और करीब 193 अपोजिशन के एमपीज ने लोकसभा के अंदर भी राज्यसभा के अंदर भी इस रिमूवल मोशन पर साइन किया है। अब ये गुस्सा क्यों है इनके अगेंस्ट? गुस्सा है बिकॉज ऑफ द SIR एक्सरसाइज, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज विच इज हैपनिंग अराउंड इंडिया। बंगाल में खास करके TMC के, तृणमूल कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं। बट दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये इशू क्यों जरूरी है? आर्टिकल इन न्यूज सीरीज के अंदर ये इशू क्यों जरूरी है? Because in this series we pick up one article in each video and we try to go in depth of that article so that if UPSC asks anything about it, any provision about it, you will be able to answer it. तो दोस्तों आज का जो फोकस है हमारा वो रहेगा आर्टिकल 324 पे। 324 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट द सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। तो दोस्तों पढ़ते हैं आर्टिकल 324 को। देखिए तीन वर्ड यूज किए गए हैं, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन का यहां एस्टेब्लिशमेंट होता है आर्टिकल 324 द्वारा। दैट सिंपली मींस इट बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। आप एक एक करके देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या काम सौंपे गए हैं, फिर उस बात पर भी आएंगे कि किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल होता है और अदर इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल होते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं, एक प्रोविजंस पर जाने की कोशिश करते हैं। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। अब इलेक्टोरल रोल क्या होता है दोस्तों? इलेक्टोरल रोल एक लिस्ट होती है। किसकी लिस्ट होती है? उन लोगों की जिन्हें वोट देना है। तो जो वोटर लिस्ट होती है उसको इलेक्टोरल रोल बोला जाता है। तो इलेक्टोरल रोल बनाने का जिम्मा, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल किसके हाथ में है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। किस इलेक्शन के लिए? देखिए इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के अंदर आपके जनरल इलेक्शन लोकसभा के लिए होते हैं, साथ ही साथ में राज्यसभा के लिए इलेक्शन होते हैं। देखिए जब इलेक्टोरल रोल बनेगा तो लोकसभा के लिए अलग बनेगा, राज्यसभा के लिए अलग बनेगा। लोकसभा में तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब लोग अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंट होती है और एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो जीता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, दैट गोज एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहां का जो इलेक्टोरल रोल है वो बहुत अलग होगा राज्यसभा के इलेक्टोरल रोल से, क्योंकि राज्यसभा में जो इलेक्टोरल रोल यूज होता है, जो वोटर्स होते हैं, जो वोटर लिस्ट होती है, क्योंकि राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। जनता खुद से ही राज्यसभा के मेंबर्स को चूज नहीं करती है, बल्कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं ये राज्यसभा के मेंबर्स चूज करते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की जो लिस्ट होती है उसे इलेक्टोरल रोल कहा जाएगा इस संदर्भ में। अब जो दूसरे इलेक्शन होते हैं उसमें भी इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा, जैसे लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, सो दे नीड अ इलेक्टोरल रोल। यहां पे भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है दोस्तों। प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, यहां पर ऑल द member of legislative assemblies of the state plus members of the Rajya Sabha and the members of the Lok Sabha ये participate करते हैं। only the elected members, not the nominated members। और vice presidential election में दोस्तों कौन participate करता है? the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha। तो हर एक election के लिए अपना एक अलग electoral role बनेगा और वो electoral role कौन बनाएगा? इलेक्शन कमीशन। ये सबसे पहली बात है जो लिखी हुई है आर्टिकल 324 में। अगली बात देखते हैं। द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। आप देखिए 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश होता है। 1950 से लेके 1989 तक दोस्तों इट इज अ सिंगल मेंबर बॉडी। कहने का मतलब है सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं,
अदर इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं है। बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इलेक्शन स्टार्टेड टू इंक्रीज, 1989 में इट बिकम्स अ मल्टी मेंबर बॉडी। कहने का मतलब है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके साथ 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। ये 1989 से 1990 तक चलता है और 1990 में फिर से ये सिस्टम बंद हो जाता है, फिर से इट रिवर्ट्स बैक टू अ सिंगल मेंबर बॉडी एंड देन अगेन इन 1993 इट बिकम्स अ 3 मेंबर बॉडी, अ मल्टी मेंबर बॉडी, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। और 1993 से लेके अभी तक सेम सिस्टम चला आ रहा है। 3 मेंबर्स की बॉडी है, कलेक्टिवली इनको डिसीजंस लेने होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, साथ में 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल दीज इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आर डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन द रीजनल कमिश्नर्स। देखिए रीजनल कमिश्नर के अपने कुछ अलग अलग काम होते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो आपको कुछ एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स अगर चाहिए रीजनल वाइज, मान लीजिए 3 स्टेट या 4 स्टेट को मिलाकर एक रीजन बन जाएगा और वहां पर जो इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं उस एक्सरसाइज को ओवरसी करना, सुपरिंटेंडेंस करना, कंट्रोल करना, डायरेक्शन देना, उसके लिए अगर आपको एक रीजनल कमिश्नर भी बनाना पड़े तो प्रेसिडेंट वो बना सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। ये एक अलग बात है जो आर्टिकल 324 में लिखी हुई है। और क्या लिखा है 324 में? इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव। देखिए अब ये रिमूवल की बात आ गई। अपॉइंट किसने करा? अपॉइंट करा प्रेसिडेंट ने। रिमूवल कौन करता है? रिमूवल करता है प्रेसिडेंट। तो अपॉइंट भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं और रिमूव भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, बट रिमूवल दोस्तों उतना आसान नहीं होता है। देखिए मैं अपॉइंटमेंट के बारे में बता दूं, अभी एक लॉ बनाया गया 2023 में और उसमें जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो 3 मेंबर कमिटी जो है वो नाम सबमिट करेगी। 3 मेंबर कमिटी में कौन कौन होता है दोस्तों? सबसे पहले तो होंगे प्राइम मिनिस्टर, दूसरे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन एंड अ मिनिस्टर हु इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये 3 मेंबर की कमिटी है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। अब यहां पर मतलब नाम सबमिट करते हैं अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को एंड फाइनली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इट। बट रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल सिर्फ उसी बेसिस पे होगा, उसी मैनर से होगा जिससे एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूव होते हैं। देखिए क्या लिखा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट लाइक द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब जिस तरह से जज रिमूव होंगे सुप्रीम कोर्ट के, सिमिलरली उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिमूव होंगे। तो किस बेसिस पे होते हैं, किस ग्राउंड पे होते हैं? मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये 2 ही ग्राउंड होते हैं, तीसरा कोई ग्राउंड नहीं है। या तो मिसबिहेवियर दिखाया है या इनकैपेसिटी दिखाई है अपनी पोस्ट को लेकर और तभी आपका रिमूवल हो पाएगा। ठीक है, सो ये हो गई ग्राउंड। मैनर क्या होता है? देखिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा और लोकसभा से एक रिजोल्यूशन पास होगा जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। जजेस इंक्वायरी एक्ट है दोस्तों 1968 का, उसमें पूरी एलोबोरेट प्रोसेस लिखी हुई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, सिमिलरली उसी तरह से रिमूवल होता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का। दोनों हाउसेस, सबसे पहले तो आप अगर लोकसभा के अंदर रिमूवल का जो मोशन है वो 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा साइन करा जाना चाहिए। राज्यसभा के अंदर यही मोशन 50 द्वारा साइन किया जाना चाहिए। देन इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन। फिर उस पर इंक्वायरी होगी, फिर मोशन पास होगा लोकसभा से, राज्यसभा से बाय स्पेशल मेजॉरिटी। एंड व्हेन आई से स्पेशल मेजॉरिटी, इसका मतलब होता है 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए दोस्तों। पहली कंडीशन क्या है? दैट 2/3 of present and voting must vote in favor of this resolution। दूसरा क्या है? सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की जो भी टोटल मेंबरशिप है उसकी सिंपल मेजॉरिटी, मतलब 50% + 1 अगर इस मोशन के फेवर में करते हैं वोट तो क्या होगा दोस्तों? रिमूवल हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कंडीशन जब आपकी फुलफिल होती हैं तभी वो स्पेशल मेजॉरिटी कहलाती है। इसमें से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से आपने वो रेजोल्यूशन पास नहीं किया। So special majority when both the houses pass, then that resolution goes to the president and the president removes the chief election commissioner। But देखिए chief election commissioner अलग चीज है,
इलेक्शन कमिश्नर, जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाएगा? उनका रिमूवल होता है आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कहने का मतलब है पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो जाता है, बट दैट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मस्ट कम ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। रीजनल कमिश्नर जो होते हैं उनको भी अगर आपको रिमूव करना है, तब उस पोजीशन में भी द chief election commissioner has to actually advise the president. He has to agree that yes, the other election commissioners or the regional commissioners must be removed and the president can remove them. अदर इलेक्शन कमिश्नर्स में या रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स में ये जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है स्पेशल मेजॉरिटी वाली, ये यूज नहीं होती है, ये सिर्फ यूज होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। तो दोस्तों ये सारी बातें लिखी हुई हैं आर्टिकल 324 में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाता है विच प्रोटेक्ट्स द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी, इलेक्शंस करवाने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।